प्रेम शुक्ला जी, मतलब आप जो अभी तक आरोप लगाते थे नेहरू जी पे, सब गलत है। आज तो प्रधानमंत्री भारत जहां तक पहुंचा है 2023 में, उसका क्रेडिट नेहरू जी को भी दे रहे हैं, तो फिर हर बार आपकी पार्टी आलोचना क्यों करती रही नेहरू जी को? ये किसी भी महापुरुष के कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए, उसके अच्छे कार्यों का भी मूल्यांकन होगा, उसके द्वारा लिए गए बुरे निर्णयों का भी मूल्यांकन होगा। आज बुरा जो है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर के संबंध में जो नीति है उसका हम विरोध करेंगे। नागालैंड में हिंदू संतों का प्रतिबंध है, उसकी बात हम विरोध करते हैं, लेकिन भारत के संसदीय लोकतंत्र में दिए गए उनके योगदान की प्रशंसा स्वाभाविक है। अब उसमें भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने त्यागपत्र के बाद वक्तव्य नहीं देने दिया फ्लोर पर, तो इसकी प्रशंसा तो कोई नहीं कर सकता ना। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का उनका जब देहावसान हो गया तो उनके पार्थिव को आनंद फानंद में मुंबई भेज देना, दिल्ली में कहीं जो है उनके लिए स्मारक ना बनाना पड़े, इस तरह के निर्णयों का तो विरोध होगा ना। अगर वो जो है जब बात होगी श्री सोमनाथ मंदिर की और श्री सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय राष्ट्रपति का विरोध करेंगे तो उस मुद्दे का विरोध होगा। वो एक्सीडेंटेड हिंदू खुद को कहेंगे तो विरोध होगा, लेकिन एक जो है सफल संसद पटु की तरह उनका जो कार्य रहा है उसकी प्रशंसा होगी। संविधान के निर्माण में जिस तरह का उनका योगदान रहा उसकी प्रशंसा होगी, लेकिन अनुच्छेद 370 जब शामिल किया, 35A जब शामिल किया तो उसकी आलोचना भी होगी। तो जो कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है वो प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान रूप से स्वीकारने में उसको संकोच क्यों होता है? ठीक है, मैं यही सवाल चरण सिंह सप्रा साहब के पास ले जाता हूँ। सप्रा साहब देखिए, आज नेहरू जी की प्रशंसा भी कर दी प्रधानमंत्री जी ने और आप लोगों ने मेजे भी नहीं थपथपाई, ये तो गलत है ना, ये अत्याचार है थोड़ा सा, क्या लगता है? देखिए दीपक जी, देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती है। जो नेहरू जी ने कार्य किया है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को बोलना ही पड़ा, उसके बारे में तारीफ करनी पड़ी। लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता जिस तरह से अभी बोल रहे थे उसका वर्णन अगर एक लाइन में किया जाए तो यही होगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो संसद में जो प्रधानमंत्री बोले हैं उससे ये नजर आ रहा है कि उन्होंने पुराना सारा इतिहास तो उन्होंने बताया, लेकिन आज की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोले और उन्होंने इस तरह से उसको रफा दफा कर दिया कि रोने धोने का और बहुत वक्त है। यानी क्या उनको लगता है कि जो महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष बोल रहा है वो रोना धोना है? क्या उनको लगता है कि जो बढ़ती बेरोजगारी है उसके ऊपर अगर विपक्ष बोले तो वो रोना धोना है? मणिपुर में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाए या फिर जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मेजर कर्नल डीएसपी शहीद हो जाएं, उस पर अगर विपक्ष बोले तो वो रोना धोना होता है? तो कहीं ना कहीं जनता की समस्या जो है उस पर विपक्ष बोलता है तो वो देश के प्रधानमंत्री को रोना धोना लगता है। ये बहुत ही बुरी बात है। यानी इस देश के अंदर आर्थिक विषमता हो जाए, इस देश के अंदर महिला उत्पीड़न हो जाए, किसानों की हत्या हो जाए, 700 किसानों की मृत्यु हो जाए, लखीमपुर में 4 किसानों को मंत्री पुत्र रोन दे और विपक्ष कुछ न बोले, तो क्या ये चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी? तो इसके खिलाफ विपक्ष जो है वो अपना दायित्व पूरा करेगा। ठीक है, 90 सेकंड का टाइमर लगाते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग हमारे साथ हैं, वो भी बहुत अच्छे मेहमान हैं हमारे, AK वाजपेयी साहब, डॉक्टर सुनील सिंह साहब, उन दोनों के पास जाएंगे, लेकिन 90 सेकंड का टाइमर दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। प्रेम शुक्ला जी बताइए, विपक्ष असली मुद्दे उठाए, आप उसे रोना धोना कहते हैं, ये क्या एटीट्यूड हुआ सरकार का? नहीं, असली मुद्दों पर कौन कहता है, लेकिन अब कैसे झूठ बोलते हैं। चरण सिंह सप्रा करें, हजारों लोगों की हत्या हो गई मणिपुर में, मैंने झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की जो पार्टी है वो पग पग पर झूठ बोलती है। मैं तो बार बार पूछता हूं ना, 1980 से मणिपुर की समस्या शुरू हुई, 80 से लेकर 2014 तक 8000 लोगों की हत्या हुई। संसद में कितनी बार बोले? श्रीमती इंदिरा गांधी का बयान बता दीजिए, श्रीमान राजीव गांधी का बयान बता दीजिए, श्रीमान नरसिंह राव का बयान बता दीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान बता दीजिए, एक बयान बता के जाइएगा जो मणिपुर की हिंसा पर 8000 लोगों की, और इस समय तो जो है हजारों में नहीं हुई हत्या, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेसी कुकर्म के कारण 8000 लोगों की मृत्यु मणिपुर में हुई थी। लेकिन एक लाइन का बयान इनके प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिया गया हो, निकाल कर दिखा दें। दीपक जी, मेरी चुनौती है एक बात,
अब दूसरी बात, महंगाई मुझे बताइए 1947 से लेकर 2014 तक इनके 58 वर्षों के कार्यकाल में कोई महंगाई बढ़ी क्या? मुझे याद है कि इन्होंने 2004 में कहा था कि 100 दिन में महंगाई हम घटा देंगे। भाई साहब 10 साल शासन कर लिया, महंगाई घटी नहीं, उल्टा बढ़ गई। जो डीजल 34 रुपए का था वो डीजल 72 रुपए करके गए थे। ये इनकी महंगाई घटाने की इनकी स्कीम थी। 10% एवरेज मुद्रास्फीति की दर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रही, ये महंगाई घटा के गए थे। बेरोजगारी इनके जमाने में भयंकर बेरोजगारी थी। आज ईपीएफओ में 1.5 करोड़ लोगों का अगर जो है रजिस्टर 1 वर्ष में होता है तो ये सिद्ध करता है कि हमने रोजगार निर्मित की है। ठीक है, अब मुझे चरण सिंह साहब ये बताइए, जो बात ये कह रहे हैं इनमें भी दम है ना, नॉर्थ ईस्ट पर कितनी बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने अपनी बात सदन के अंदर रखी, खासतौर पर मणिपुर को लेकर, नागालैंड को लेकर? बताइए, इन्होंने जो सवाल उठाया क्या वो वाजिब नहीं है? चरण सिंह साहब, टाइमर प्लीज। देखिए, सवाल यह है कि मणिपुर में आज तक वहां पर गड़बड़ी चल रही है, वहां पर हिंसा हो रही है, लेकिन ये सरकार जो है वो संवेदनहीन सरकार है। यानी ये क्या गिनाते हैं कि कांग्रेस के समय में इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो क्या उतने लोगों की मृत्यु अब होगी या उससे 1-2 बढ़ेंगे, तब जाके आपकी आत्मा को शांति आएगी? आपने पेट्रोल डीजल की बात की, अभी पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए थे, अभी थोड़ा 2 रुपए नीचे हुए हैं 100 से। तो ये क्या आपकी उपलब्धि, आप इसको उपलब्धि मानते हैं? भूखमरी के इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए हैं, ये आपकी उपलब्धि है। आज 84 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि है। 27 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, ये आपकी उपलब्धि है। इस पर आप नहीं बोलोगे। महिला उत्पीड़न जो होता है वो चाहे कहीं भी हो, उन्नाव में हो, हाथरस में हो, कहीं भी हो, उसके साथ में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उसके बलात्कारियों के संरक्षण में खड़े रहते हैं, ये आपकी उपलब्धि है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो जनता के उत्पीड़न के मामले हैं। विपक्ष को उठाना उसका दायित्व बनता है, विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है। और आप कहते हैं कि ये रोना धोना है। अगर ये रोना धोना है तो ठीक है, हम रोते हैं धोते हैं, हम जनता के लिए रोते हैं। अरे आपका तो पत्थर दिल है, इतनी सारे वाक्य होना तो पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। आज जनता के मुद्दों को आप चर्चा नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों के ऊपर आप बोलना नहीं चाहते, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस तरह की बातें ला करके ध्यान मत भटकाइए, जनता के मुद्दों पर खरे उतरिए। झूठे नैरेटिव्स बनाते हैं प्रेम शुक्ला जी, ये साफ साफ आ रहा उपाय। झूठे मुद्दे ले आएंगे, 4 मुद्दे एक के साथ रख देंगे, इनको कंफ्यूज करते रहेंगे आप लोग। ऐसा ना करिए अभी ना। कैसे एक झूठ तो अभी दीपक जी मैंने आपके सामने बेनकाब किया, और सपरा जी बता नहीं पाए कि नॉर्थ ईस्ट में इनके प्रधानमंत्री, मणिपुर में 8000 लोगों की हत्या हो गई। इनके प्रधानमंत्रियों का मैंने 4 प्रधानमंत्रियों का नाम बनाया। अरे हमारे टाइम में हत्या हुई, इसके लिए आप हत्या करवा रहे हो क्या? हमारे टाइम में अगर कुछ गलत हुआ तो इसीलिए आप अभी करवा रहे हो क्या? ये अभद्रता क्यों कर रहे हैं? रोकोगे नहीं क्या दीपक जी? अभद्रता क्यों? ये तो सरकार गवर्नमेंट विद डिफरेंस थी ना भाई। दीपक जी ये क्या तरीका है? चरण सिंह 1.5 मिनट दिया है ना, ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? साफ ये बदतमीजी क्यों जारी हो गई? कांग्रेस की गालीबाजी क्यों चालू हो गई? नहीं, गलत है, ये गलत तरीका है। मैं इनको सुन रहा था ना, इनके झूठ को भी मैं पूरी संयम के साथ सुन रहा था ना। बोलिए दीपक जी, ये कोई तरीका नहीं है। दीपक जी कोई तरीका नहीं, फिर मैं इनके बीच में लगातार बोलूंगा। अरे आप दोनों आपस में निपट लेंगे तो मेरी डिबेट रह जाएगी। अच्छा सपरा साहब बोल लें दीजिए ना। आप भी मुंबई के, देखिए मुंबई वाले लोग जो हैं दिल्ली वाले को परेशान कर रहे हैं। एक मुंबई वाला भद्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, का भद्रता कर रहा है, ये अंतर है ना। आप 90 सेकंड करिए, पुराना टाइमर हटा दीजिए।